गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हमारा नया चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सॉलिड स्टेट है क्या? तो सबसे पहले आपको पता है कि मेटल जो होता है, मैटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्स का कोई और पार्ट, एनीथिंग, हम कह सकते हैं एनीथिंग जिसका एक पर्टिकुलर मास हो और उसने एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया हो, उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर की तीन टाइप है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। हम यहां पर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अब सॉलिड होता क्या है? तो ऐसा मैटर जिसका शेप और जिसका वॉल्यूम ये डेफिनाइट होता है, फिक्स होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड। जो शेप है और जो साइज है, एंड साइज आर डेफिनाइट, डेफिनाइट होता है। ऐसा मैटर जिसकी साइज और शेप, और उसका वॉल्यूम, हम यहां पर वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ये डेफिनाइट होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड। अब लिक्विड किसे कहेंगे? तो लिक्विड ऐसा मैटर होता है जिसकी साइज या जिसकी शेप, वो डेफिनाइट नहीं होती, शेप नॉट डेफिनाइट। अब शेप डेफिनाइट नहीं होती है लेकिन बट वॉल्यूम जो है वो डेफिनाइट होता है। अब वॉल्यूम डेफिनाइट होता है मतलब कैसे? अगर मेरे पास एक वाटर है, एक ग्लास में वाटर है, तो वाटर की जो शेप है वो उस ग्लास की शेप के बराबर होगी। लेकिन अगर उसी वाटर को अगर मैंने किसी और बर्तन में ऐड किया तो उस वाटर की शेप चेंज हो जाएगी। पहले ग्लास की शेप थी, अब जिस बर्तन में हमने ऐड किया उस बर्तन की वो शेप वहां पर जो है इख्तियार कर देगा। देयरफॉर वहां पर हम कहेंगे उस वाटर की शेप, उस लिक्विड की शेप वहां पर क्या है? डेफिनाइट नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम डेफिनाइट। अगर ग्लास में 1 लीटर वाटर था और हमने किसी दूसरे बर्तन में ऐड किए तो वहां पर उस दूसरे बर्तन में भी उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम उसे कहेंगे लिक्विड। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सपोज मेरे पास ये एक जो है यहाँ पर मेरे पास एक मार्कर है, जो कि सॉलिड स्टेट में, इसका एक पर्टिकुलर मास है और इसने एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है। मैं इसे कहीं पर भी रख दूं, ना तो इसकी शेप चेंज होगी और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, देन जो गैस है, गैस में क्या होता है? गैस में ना तो नॉट डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। गैस में ना तो शेप डेफिनाइट होता है और ना तो वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। तो आपको पता है अगर एक बलून अगर हमने लिया, तो वहां पर क्या होगा? उस बलून में जो गैस है, उस गैस की शेप उस बलून की शेप के बराबर होगी और उसका वॉल्यूम भी जो है बलून की वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन अगर जैसे हम उस बलून को फोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है? गैस एक्सपांड होती है। तो सपोज इस कमरे में फोड़े तो वहां पर क्या होगा? इस कमरे में जो भी गैस है वो पूरी एक्सपांड हो जाएगी और उसका वॉल्यूम इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर होगा, और साथ ही साथ उसकी शेप, उस गैस की शेप भी इस कमरे की शेप की बराबर होगी। तो यहाँ पर जो शेप है, गैस की शेप जो चेंज होती है, इसलिए हम उसे कहेंगे नॉट डेफिनाइट शेप एंड नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम। सो दीज आर गैस। हमें देखना है यहाँ पर सॉलिड के बारे में। किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड होता क्या है? तो सॉलिड इज इनकॉम्प्रेसिबल, they have fixed shape and volume, and they are incompressible, they are rigid, तो सॉलिड को दो हिस्सों में, दो टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। सॉलिड को दो पार्ट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिवाइड किया है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है? तो जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी सॉलिड होता है, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से? इट में बी एटम, इट में बी आयन, इट में बी मॉलिक्यूल।
तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर अरेंज, ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ऑर्डर। किसमें अरेंज होते हैं? ऑर्डर में होते हैं, ओके। लेकिन यहां पर एमॉर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो, ओके, आर अरेंज रैंडमली, ओके। यहां पर क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर में होती है, और एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रैंडमनेस होती है, वहां पर रैंडमली वहां पर पार्टिकल जो है अरेंज होते हैं, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक एग्जांपल है, मैंने लिया यहाँ पर NaCl। इस NaCl में सोडियम प्लस और Cl माइनस, ओके। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूंगा, ओके, Na प्लस के बाद होगा Cl माइनस, Cl माइनस के बाद Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर यहाँ पर Na प्लस के बाद Cl माइनस, फिर Cl माइनस के बाद Na प्लस, फिर Cl, फिर Na प्लस, ओके, फिर Cl के बाद Na, फिर Cl, ओके, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, फिर Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, ओके। ये यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ओके, कंस्टिट्यूएंट आयन, यहाँ पर पार्टिकल कौन है? आयन है। तो आयन कैसे यहाँ पर अल्टरनेट यहाँ पर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, ओके, अल्टरनेट। एक Cl के बाद Na है और Na के बाद Cl है, फिर Cl के बाद Na, फिर Cl के बाद Na, फिर Na के बाद Cl। इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट एक ऑर्डर में आपको दिखाई दे रही है, ओके। इसलिए इस सॉलिड को हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपको रैंडमली दिखाई देगी, ओके। जिसको जहां मन पड़ता है, ओके, वो वहां पर अरेंजमेंट वहां पर होती है, ओके। तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो है पार्टिकल की कैसी है? ये यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड है, ओके, जिसकी अरेंजमेंट रैंडमनेस है, ओके। वहां पर कोई भी आपको जो है ऑर्डर में दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो भी पार्टिकल है वो ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हमें देखना है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स, ओके। यहां हम जिसे कहेंगे शार्प होता है, ओके। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉट फिक्स, ओके, वो फिक्स नहीं होता है, ओके। यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है, ओके। और साथ ही साथ इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहेंगे, ओके, दे आर एनिसोट्रोपिक, ओके। और एमॉर्फस सॉलिड को हम कहेंगे आइसोट्रोपिक, ठीक है। अब एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी है क्या, ओके। तो यहां पर एनिसोट्रॉपी का मतलब ये होता है, ओके, अगर मैं यहां पर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखूं, ओके, व्यू करूं, तो सपोज मैंने यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को इस तरह से देखा कि मैंने यहां से देखा, सपोज मैं यहां से इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख रहा हूं, तो यहां से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है वो प्रॉपर्टी मुझे सिर्फ Na प्लस की दिखाई दे रही है। अगर मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को सपोज मैं यहां से देख रहा हूं, ओके, तो यहां पर मुझे जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है वो सिर्फ Cl माइनस की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। अगर मैं इस क्रिस्टल को सपोज मैं यहां से देख रहा हूं, ओके, तो मुझे Cl भी दिख रहा है, Na भी दिख रहा है, Cl भी दिख रहा है, Na भी दिख रहा है, ओके। यहां से देखा तो सिर्फ Cl ही दिखाई दे रहा है, ओके। यहां से देखा तो सिर्फ Na दिखाई दे रहा है। मतलब मैंने यहां पर डायरेक्शन को चेंज किया, ओके, डायरेक्शन को चेंज किया तो यहां पर जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगी, ओके। तो यहां पर हम एनिसोट्रॉपिक को इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एनिसोट्रॉपी। अब आइसोट्रॉपी में क्या होगा, ओके, आइसोट्रॉपी में आप इस सब्सटेंस को कहीं से भी देखो, ओके, यहां से कहीं से भी देखो,
तो आपको एक रैंडमनेस ही दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, मतलब सेम हर जगह रैंडम है। ओके, तो हर जगह से एक ही प्रॉपर्टी। ओके, तो वहां पर क्या है, यहां पर हम कहेंगे ओके ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज नहीं होती है। ओके, ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन चेंज होने पर चेंज नहीं होती है, वो फिक्स होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे आइसोट्रॉपी। और ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन चेंज होने पर ओके चेंज होती है, उसे हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। ठीक है, तो ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये है एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। ओके, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री है क्या? अगर हम एक ही सब्सटेंस के बहुत सारे क्रिस्टल लेते हैं, सपोज हमने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया और उसके बहुत सारे क्रिस्टल हमने लिए, और उस क्रिस्टल के ओके एक ही सब्सटेंस के बहुत सारे जो क्रिस्टल हमने लिए, उस क्रिस्टल के जो सिमेट्री एलिमेंट हो गए, ओके सिमेट्री एलिमेंट या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वो सेम होते हैं। ओके, तो एक ही सब्सटेंस के बहुत सारे या सेवरल क्रिस्टल के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर सेम। ओके, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यहां पर हम पहला लॉ देखेंगे। ओके, पहला लॉ यहां पर आपको दिया हुआ है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, जो सिमेट्री एलिमेंट दिया हुआ है आपको, सॉरी प्लेन, जो यहां पर सिमेट्री एलिमेंट दिया है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक क्रिस्टल को आपको यहां पर बताता हूं। ओके, एक क्रिस्टल है मेरे पास, एक क्यूबिक क्रिस्टल है। इस क्यूबिक क्रिस्टल को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, उससे हम समझेंगे। ठीक है, अब मैंने एक क्रिस्टल, आपके सामने क्यूबिक क्रिस्टल दिखाई दे रही है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ये एक इमेजिनरी प्लेन है। क्या है? इमेजिनरी प्लेन। ओके, ऐसी प्लेन जो इमेजिनरी प्लेन है। ओके, अगर हम एक इमेजिनरी प्लेन को एक क्रिस्टल के सेंटर से अगर पास करते, ओके तो सपोज मैंने क्या किया, इस इमेजिनरी प्लेन को मैंने क्या किया, इस सेंटर से पास किया। ओके, एक ऐसी प्लेन ओके जिसको मैंने क्रिस्टल के एकदम सेंटर से ओके पास किया, और सेंटर से पास करने पर ओके यहां पर आपको एक इमेजिनरी प्लेन दिखाई दे रही है। इस इमेजिनरी प्लेन को जब सेंटर से अगर मैं पास कर रहा हूं तो यहां पर मुझे क्या दिखाई देगा? ओके, मुझे यहां पर यह दिखाई देता है कि जो क्यूब है ओके जो क्रिस्टल है वो दो भाग में वो डिवाइड हो गए हैं। दो भाग में इस तरह से डिवाइड हुआ कि जो पहला भाग है ओके वो दूसरे भाग का या दूसरे पोर्शन का वो एग्जैक्टली मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज। तो ऐसी इमेजिनरी प्लेन जिसको क्रिस्टल के सेंटर से पास करने पर वो प्लेन क्रिस्टल को दो पोर्शन में डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद क्या दिखाई देता है हमको, जो दोनों भी पोर्शन है वो दोनों पोर्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली मिरर इमेज होते हैं। ओके, तो इस तरह की प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देन दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सपोज सेम मैं यहां पर क्या करता हूं, एक क्यूब को ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस क्यूब को मैंने यहां पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मुझे यहां पर क्या दिखाई दिया, ठीक है, तो यहां पर आपको एक क्यूब है और आपको देखना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ये भी क्या है? इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो इमेजिनरी हमने इमेजिन किया हुआ है। अगर हम इस सपोज मेरे पास एक एक्सिस है, मैं उस एक्सिस को इस क्रिस्टल के सेंटर से मैं यहां पर ओके ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है ओके उस सेंटर से मैं इस क्रिस्टल के सेंटर से मैं इस एक्सिस को पास कर रहा हूं। अब सेंटर से जब मैंने पास किया और इस एक्सिस के थ्रू अगर मैं इस क्रिस्टल को रोटेट करता हूं
और कितना रोटेशन करता हूं, मैं इसे 360 डिग्री से रोटेशन, यहां पर जो इसको रोटेशन देता हूं। तो सपोज इस एक्सिस के थ्रू अगर मैंने क्रिस्टल को रोटेशन किया अबाउट 360 डिग्री, तो यहां पर मुझे ये दिखाई देगा कि जो यहाँ पर क्रिस्टल है वो एक से ज्यादा बार सेम अपीयरेंस शो करता है। क्या करता है यहाँ पर, एक से ज्यादा बार सेम अपीयरेंस शो करता है। तो इस तरह के एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर कितने बार यहाँ पर शो करेगा ये, ओके। अगर मैं इस क्रिस्टल को इस एक्सिस के थ्रू अगर मैं 360 डिग्री का रोटेशन अगर करता हूं तो मुझे 4 बार सेम अपीयरेंस दिखाई देगा, ओके। कैसे, तो सपोज मेरे पास, समझो यहां पर मेरे पास दिखाने के लिए, ठीक, ओके, मेरे पास सपोज ये क्रिस्टल है, सपोज एक क्रिस्टल है ये, ओके। मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी प्लेन सेंटर से पास किया। पास करने पर क्या होगा, मैं इसको 360 डिग्री का रोटेशन कर रहा हूं। तो 360 डिग्री का रोटेशन, ओके, ये पहले 90 डिग्री का रोटेशन, फिर 90 डिग्री का रोटेशन, फिर 90 डिग्री का रोटेशन, फिर 90 डिग्री का रोटेशन, ऐसे 4 बार, ओके। मैंने पहला जब रोटेशन किया, ओके, 90 डिग्री का, तो भी मुझे सेम अपीयरेंस दिखाई दिया। दूसरा रोटेशन 90 डिग्री का किया, तब भी सेम रोटेशन, फिर 90 डिग्री का, फिर सेम रोटेशन, फिर 90 डिग्री का, फिर सेम रोटेशन। ऐसा कितनी बार मेरे को सेम अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, 4 बार, ओके। तो इस तरह के एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देन नेक्स्ट है, वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, अगर मैं इस सेंटर से, ओके, इस क्यूब के, मैं फिर से दोबारा से क्यूब बनाता हूं, अगर मैं इस क्यूब में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक जो है इमेजिनरी पॉइंट है, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी एक इमेजिनरी पॉइंट है। तो एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट इनसाइड द सेंटर ऑफ क्रिस्टल या इनसाइड द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर एक ऐसा पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, अगर हम उस इमेजिनरी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन हमें क्या दिखाई देगा वहां पर, कि वो लाइन अगर हम उस सेंटर से, ओके, उस पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं दोनों साइड से, इस पॉइंट के दोनों साइड से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन इक्वल डिस्टेंस पर जो भी प्लेन सरफेस है, ओके, जो प्लेन सरफेस है उसको इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस साइड में और इस साइड में, अपोजिट साइड में, तो यहां पर क्या हुआ, सपोज ये लाइन इस प्लेन के इस पॉइंट पर जो भी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रही, तो उतना ही डिस्टेंस इस साइड में भी होगा। यहां पर भी जो है आर डिस्टेंस पर इस साइड में जो प्लेन है, यहाँ पर इस प्लेन को यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह के पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री देखा, ओके। 3 लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमारा अगला पॉइंट है क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम में, ओके, आपको बहुत सारे क्रिस्टल दिखेंगे, ओके। तो देयर आर 7 types of crystal system, okay, which are there. One is cubic, okay, cubic, monoclinic, triclinic, trigonal, tetragonal, orthorhombic, okay, rhombohedral, okay। इस तरह से 7 टाइप्स के यहाँ पर आपको क्रिस्टल सिस्टम दिखाई देते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है वो है क्यूबिक सिस्टम, ओके, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। अब क्यूबिक क्रिस्टल में, ओके, जैसा कि हमने अभी जो है क्यूबिक क्रिस्टल को ड्रॉ करके मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ओके। तो क्यूबिक क्रिस्टल भी जो है 3 टाइप में बटा हुआ है, ओके। पहला है, हम एक एक करके, ओके, उनका कंपैरिजन करके यहाँ पर स्टडी करेंगे, ओके। तो पहला है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है।
सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब सबसे पहले आपको सिंपल क्यूबिक में जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस आर, ये जानना जरूरी है। ओके, तो सिंपल क्यूबिक में एटॉमिक रेडियस होता है a/2k। ओके, और a क्या है? इट इज नथिंग बट एज लेंथ। ओके, a इज एज लेंथ, तो एटॉमिक रेडियस इज a/2। बॉडी सेंटर्ड में एटॉमिक रेडियस ये होता है ओके √3/4a। ओके, एटॉमिक रेडियस r इक्वल टू √3/4 इंटू a। एंड फेस सेंटर में एटॉमिक रेडियस होता है a/2 इंटू √2। ठीक है, तो ये जो है आपको ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। ओके, एटॉमिक रेडियस की सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, बॉडी सेंटर में क्या होता है और फेस सेंटर में क्या होता है। देन अब हम इसकी जो है स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको सिंपल क्यूबिक ओके क्यूब बनाना है आपको। ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बनाया। अब सिंपल क्यूबिक में होता क्या है? इन अ सिंपल क्यूबिक देयर आर 1 एटम एट ईच कॉर्नर। आपको यहाँ पर 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये पहला कॉर्नर जहां पर एक एटम है, दूसरा कॉर्नर जहां पर एक एटम है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। इस तरह से 8 कॉर्नर होते हैं। ओके, और 8 कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में अगर हम यहाँ पर देखें कि इस एक क्यूब के अंदर कितने एटम, तो यहाँ पर आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 8 एटम नहीं है। ओके, यहाँ पर कितने एटम है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी क्रिस्टल सिस्टम होगी ओके, वहां पर क्या होगा, इस क्यूब के बाजू में भी एक क्यूब होगा। ओके, इस तरह से अगर हम बनाने बैठे तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्यूब इस तरह से। ओके, फिर उसके बाजू में एक दूसरा क्यूब। ओके, इस तरह से यहाँ पर एक दूसरा क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पर देन फिर उसके ऊपर एक क्यूब, फिर उसके बाजू में एक क्यूब। इस तरह से यहाँ पर जो सिस्टम है वो वहां पर अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस क्यूब के बाजू में भी एक क्यूब, इस बाजू वाले क्यूब के ऊपर एक क्यूब, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब। ओके, इसके पीछे भी क्यूब, इसके आगे भी क्यूब। तो यहाँ पर जो एक एटम है, इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए कितना होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस एक एटम को कितने क्यूब ने यहाँ पर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो कितने एटम ने? सबसे पहले तो ये खुद हो गया। ओके, इसने अकेले ने ऑक्यूपाई किया, फिर इसके बाजू वाले ने, फिर इसके ऊपर वाले ने। ओके, कितने हो गए? 3। फिर इसके ऊपर वाले ने ऑक्यूपाई किया हो 4, और ये तो हो गए फ्रंट वाले, लेकिन बैक साइड वाले 4 जो है क्यूब अलग है। ओके, तो यहाँ पर कितने हो गए? ऐसे 8 क्यूब है जिसने एक एटम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। देयरफॉर यहाँ पर इस एक एटम पर जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 1/8। ओके, तो नंबर ऑफ एटम, ओके, नंबर ऑफ एटम पर क्यूब, एक क्यूब में कितने एटम? तो ऐसे एक एटम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉर्नर पर, उस पर कंट्रीब्यूशन 1/8। और ऐसे कितने यहाँ पर कॉर्नर है जिस पर एक एटम है? ऐसे 8 कॉर्नर है। तो यहाँ पर एक एटम आपको एक क्यूब में यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में दिखाई देगा। ठीक है, देन उसके बाद बॉडी सेंटर्ड में देखेंगे। बॉडी सेंटर में भी क्या होता है? एक एटम प्रत्येक कॉर्नर पर होता है, और ओके, एक एटम प्रत्येक कॉर्नर पर। तो नंबर ऑफ एटम कितने? एक एटम प्रत्येक कॉर्नर पर, और कॉर्नर वाले एटम का जो कंट्रीब्यूशन 1/8, और इस तरह से कितने एटम हो गए? ओके, एक एटम यहाँ पर एक क्यूब में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, लेकिन बॉडी सेंटर है तो इसमें इन एडिशन प्लस यहां पर आपको एक एटम उसके सेंटर में दिखाई देगा। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड, इस क्यूब के सेंटर में
एक एटम होता है जिस पर किसी और का, किसी दूसरे क्यूब का कोई भी वहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ अकेला इस क्यूब का होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे वो डायरेक्टली एक इस खुद इस क्यूब का ही है। ओके, इसलिए यहाँ पर एक एटम। ओके, तो ये 1 + 1 कितने आएंगे यहाँ पर 2 एटम। ओके, तो 2 एटम पर क्यूब। ओके, इन बीसीसी। ठीक है, देन एफसीसी में कितने होंगे। ओके, तो एफसीसी के लिए भी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर में ओके तीनों टाइप में एक बात कॉमन है कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम होता है। ओके, तो प्रत्येक कॉर्नर वाले एटम को हमने 1/8 कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर बताया कि 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, और वैसे 8 कॉर्नर है इसलिए वहां पर एक एटम इस कॉर्नर वालों का ही हो गया। ओके, इन एडिशन प्लस इस फेस सेंटर्ड, इसके नाम के अंदर फेस सेंटर, तो ये जो फेस है ओके ये फेस हो गई। ओके, बाजू वाली, इस बाजू वाली, ओके नीचे, ऊपर, ओके सामने और बैक साइड में। तो इस तरह से 8 फेस है, और 8 फेस के सेंटर में आपको एक एटम जो है यहां पर दिखाई देगा। ओके, एक एटम यहां पर दिखाई देगा। ओके, और फ्रंट साइड में इस तरह से और बैक साइड में इस तरह से। तो यहां पर आपको इस तरह से कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे 6 फेस है, और प्रत्येक फेस पर एक एटम यहां पर प्रेजेंट है। अब 6 फेस, अब फेस वाले एटम का कितना कंट्रीब्यूशन, तो ये जो एटम यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर में है, तो ये कितना कंट्रीब्यूशन देगा, इस क्यूब के पास और बाजू वाले क्यूब के पास, दोनों के पास ये वाला एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब इस एटम पर इस क्यूब का भी कंट्रीब्यूशन है और इस बाजू वाले क्यूब का भी कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन हुआ 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, और ये आता है यहाँ पर 3, देयरफॉर 4 एटम। ओके, यहाँ पर क्यूब इन एफसीसी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्यूबिक में आपको एक एटम दिखाई देगा, बॉडी सेंटर में 2 एटम, फेस सेंटर में 4 एटम आपको दिखाई देगा। हमारा अगला पॉइंट है पैकिंग फ्रैक्शन। क्रिस्टल सिस्टम में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना होता है। ओके, तो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है सपोज ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मैंने क्या किया, सपोज ये सिंपल क्यूबिक है, सबसे पहले क्यूब था, इस क्यूब का जो भी एरिया था उस एरिया के अंदर हमने यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एटम को यहाँ पर इंसर्ट किए। अब ये एटम कॉर्नर पर जाकर जमा हो गए। ओके, इसका मतलब इस क्यूब के अंदर जो भी एटम है उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया। तो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया, इसको हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे या कैसे मालूम करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो टोटल क्यूब के एरिया से, जो एरिया है क्यूब का, उसमें से कितना एरिया इस एटम ने ऑक्यूपाई किया है, ओके उसे हम यहां पर इस पैकिंग फ्रैक्शन के थ्रू मालूम करेंगे। तो एरिया ऑफ क्यूब, ओके इस एरिया ऑफ क्यूब में से यहां पर आपको जो दिखाई देगा, ओके एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। ओके, एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। अब सबसे पहले यहां पर हम अगर देखेंगे तो क्यूब का एरिया, ओके क्यूब का एरिया कितना होता है ए क्यूब, और एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर ये सिंपल क्यूबिक है। और सिंपल क्यूबिक में कितने स्फीयर होते हैं, स्फीयर का मतलब होता है एटम, एटम की साइज जो है स्फेरिकल होती है। ओके, तो देयरफॉर यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जो स्फीयर है सिंपल क्यूबिक के अंदर। अभी हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, इसलिए हम वहां पर एक स्फीयर वहां पर डिनोट करेंगे। और स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए जो है यहाँ पर हमने देखा था r = a/2, देयरफॉर ये a = 2r, देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे 2r क्यूब, देयरफॉर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय
8 इंटू आर क्यूब। ओके, तो यहां पर आपको मिलता है पाई बाय 6, यहां पर आपको एरिया दिखाई देता है। ओके, पाई बाय 6 को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां पर आपको मिलता है 0.52। ओके, तो 0.52 फ्रैक्शन यहां पर जो है ऑक्यूपाइड किया हुआ है। और इसको परसेंट में अगर हम देखेंगे तो हम यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि 52% स्पेस यहां पर जो है इस स्फीयर ने, एक स्फीयर ने जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक इज 52%। और अब जब 52% एरिया जो यहाँ पर एटम ने ऑक्यूपाई किया है, देयरफॉर जो रिमेनिंग है वो क्या है, वो खाली स्पेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉइड। ओके, क्या बोलेंगे, वॉइड। तो कितना वॉइड है यहाँ पर, ओके, वॉइड, परसेंट वॉइड इन सिंपल क्यूबिक कितना होता है, 52 माइनस 100 माइनस, ओके, 100% में से 52 जो है ऑक्यूपाई किया है, देयरफॉर अनऑक्यूपाई कितना है, 48% यहाँ पर अनऑक्यूपाइड, जिसको हम बोलेंगे परसेंट वॉइड इन सिंपल क्यूबिक इज 48%। देन अब बॉडी सेंटर्ड में भी सेम, बॉडी सेंटर्ड में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे आएगा, ओके, तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ क्यूब कितना है यहाँ पर, ए क्यूब, यहाँ पर हम ए जो है ए दिया, डायरेक्टली हम वैल्यू रखेंगे तो 4r/3 क्यूब, ओके, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, इस बीसीसी के अंदर 2 एटम होते हैं इसलिए हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर इस्तेमाल किया। ओके ओके, 4 इंटू 2 8, ओके, 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ओके, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, ओके, 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3। देन अब यहां पर हम जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एट बाय 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 64 आर क्यूब। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये न्यूमेरेटर में जाएगा 3 इंटू √3। ओके, तो 3 इंटू 3 गेट कैंसल, ये 8 इंटू 8, ओके, तो यहां पर क्या आएगा, ये √3/8 इंटू पाई, √3 पाई बाय 8। ओके, तो यहां पर आपको जो आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको मिलता है, ओके, पाई की वैल्यू रखो, √3 की वैल्यू रखो, तो आपको यहाँ पर मिलता है 0.68 फ्रैक्शन जो यहाँ पर इस बॉडी सेंटर में ऑक्यूपाई किया हुआ है। 0.68 का मतलब है कि इस बॉडी सेंटर के अंदर यहाँ पर जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो है 68%, और परसेंट वॉइड यानी कि परसेंट स्पेस जो कि अनऑक्यूपाई है वो कितनी है, 100 माइनस 68, ये कितना आता है यहाँ पर 32% जो यहाँ पर परसेंट वाइड जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, देन एचसीसी के अंदर क्या होगा, एचसीसी के अंदर अगर आप देखते हो तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब डिनोमिनेटर में लेना है, देयरफॉर 4r√2, ओके, इसका क्यूब लेना है आपको। देन आपको यहां पर लेना है 4/3 पाई आर क्यूब, एरिया ऑफ स्फीयर, कितने स्फीयर यहाँ पर, फेस सेंटर में 4 एटम होते हैं इसलिए यहाँ पर 4 स्फीयर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 64 आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 64 आर क्यूब इंटू 2 इंटू √2। ओके, 16 इंटू ये यहाँ पर 4 आएगा, देन आर क्यूब गेट कैंसल्ड, देन रिमेनिंग इज 2 इंटू 2, ओके, ये गेट कैंसल्ड। देन यहाँ पर आप लिख सकते हो √2 पाई बाय 6, ओके, √2 पाई बाय 6। अब जब √2 पाई बाय 6 यहाँ पर आया तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इस पाई की वैल्यू रखो, √2 की वैल्यू रखो, यहाँ पर आपको मिलेगा 0.74 फ्रैक्शन। इसका मतलब 0.74 फ्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि फेस सेंटर के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो है 74%।
और 74% स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, और रिमेनिंग जो है परसेंट वॉइड वो है यहाँ पर 100 माइनस 74, ये है 26% जो यहाँ पर स्पेस एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस परसेंट को ध्यान में रखना है सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के अंदर कितना परसेंट स्पेस जो है पैक किया हुआ है और कितना स्पेस वॉइड है, ओके, कितना परसेंट एम्प्टी।